की साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि यहाँ सिर्फ एमक्यूएम एक कौम की जमात नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मिडिल क्लास गरीब गयूर कौमों की जमात है। और यहाँ पर सिंधी भी मौजूद है, बलोच भी मौजूद है, सिराकी भी मौजूद है, महाजर भी मौजूद है और पंजाबी भी मौजूद है और पाकिस्तान में जितनी भी कौमें बसती हैं वो तमाम मौजूद है। सिर्फ हमें और आपको ये समझना चाहिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने यह भी साबित कर दिया, हमारे सरबराह ने यह साबित कर दिया कि और उनकी राब्ता कमेटी ने साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के गरीब आवाम के लिए कितनी मोहब्बत है और कितना मोहब्बत का इजहार है कि उन्होंने सूबाई का असेंबली के साथ ही लाए, एमपी एमएनए और राब्ता कमेटी के साथ ही लाए। मैं इन तमाम साथियों का और राब्ता कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का और तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बलूचिस्तान को पहले की तरह अपने गले में लगाया। और इंशाल्लाह ये आयत करती है सूबाई कमेटी और तमाम आप कारकुन तमाम हम साथ मिलकर ये आयत करते हैं। खालिद मकबूल भाई आप हुक्म करें, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी हैदराबाद कराची की तरह हक परस्त अवाम मौजूद है और हक परस्त साथी मौजूद है और इंशाल्लाह आपके साथ शाना बचाना एक काल पर इंशाल्लाह लबैक करेंगे। शुक्रिया। जानते हैं कि एमक्यूएम मुल्क की वाहिद वो जमात है जिसने एक मुतवस्सित तबके के लोगों को ऐवानों में भेजकर न सिर्फ तारीख रकम की है बल्कि एक इनकलाब बर्पा किया है। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा, सिर्फ एमक्यूएम ने ये किया, करके दिखाया है। मैं अब एमक्यूएम बलूचिस्तान के सदर मलिक इमरान उल्लाह काकड़ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। मुख्तसर मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कन्वीनर व मेंबर कौमी असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान की शान मोहतरम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, अरकान राब्ता कमेटी, इंचार्ज सूबाई तंजीमी कमेटी, हमारे मरकजी जिम्मेदारान, हक परस्त मुंतखब कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली के नुमाइंदों, मुख्तलिफ कबायली शख्सियात व आवाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना वक्त हमारे कन्वीनर और नजरियाती रहबर मोहतरम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आए हुए हमारे चंद कबायली शख्सियात जिसमें चमन से आए हुए कबीले मलीज़ी कबीले के सरबराह पहलवान हाजी रहमतुल्लाह को एमक्यूएम बलूचिस्तान की जानिब से इस पिंडान में खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ कोयटा के मारूफ कबायली शख्सियत मलिक अमीनुल्लाह कासी साहब को, यहाँ के मुमताज़ ताजिर हाजी अब्दुल मनाफ बड़ेज साहब को, बिलाल खान बड़ेज साहब को और यहाँ पे बैठे अब्दुल गफ्फार काकड़ व दीगर मलिक हमारे कमरानी कबीले के मलिक साहब है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं सकूँ, आप सब हमारे दिल में रहते हैं। मलिक अहमद शाह मिरियानी साहब है, अमीनुल्लाह अमीन जान दिया के सूबाई दारुल हुकूमत पर 400 किलोमीटर दूर एक शख्स बैठकर बादशाहत कर रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में पूरी सूबाई काबीना में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको देख रहा है। कोयटा की हालत कराची से अबतर हो गई है, यहाँ पे कचरे के ढेर बन गए हैं, छोटा पे रस के लाने वाला आज कचरे का कंडर बन गया है। मैं मजीद वक्त नहीं लूंगा खालिद भाई, कराची की तरह, हैदराबाद की तरह, मीरपुर खास की तरह, सिंध के शहरी इलाकों की तरह पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है, बलूचिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। आज के ये लोग जो बगैर किसी मकसद के सिर्फ आपके नजरिए के लिए यहाँ मौजूद है, उनकी एक ही डिमांड है कि आप आए बलूचिस्तान में भी वो आवाज उठाए जो आपने सिंध में उठाया है। हमें ये मुकम्मल अंदाजा है कि ये आवाज उठाने पर पाबंदी सरासर भी किया जाएगा, पाबंदियां भी लगाई जाएंगी, हमारे दफातर भी सील किए जाएंगे, मगर हम फिर भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ जान और माल के साथ खड़े हैं। हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दावत ख्यालात, ये सारे ख्यालात की दावत देना चाहूंगी।
सूबाई सदर बलूचिस्तान, मेंबर राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान। अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टेज पे मौजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, अरकान राब्ता कमेटी बलूचिस्तान के सदर और उनकी कमेटी और दूर दराज से आए हुए MQM के कारकुनान, मेरी बहनों, जमा पश्तूनों, वरोड़ा फखैर रास, कुना बलोची, एलोमक वश आत नहीं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए उन कुव्वतों को जो मजलूम कुव्वतें थी, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे, जो मुसव्वत तबके से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने अमली तौर पर सिंध के अंदर ये सामने बैठे हुए जो नौजवान बैठे हैं, ये MQM के सूबाई और कौमी असेंबली के मेंबरान हैं। इन जैसे नौजवानों को 1988 में और उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए उन ऐवानों में भेजा जहां पे लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पहुंच पाते थे। शायद MQM का यही जुर्म था कि उसने पाकिस्तान के उस फरसुदा निजाम के खिलाफ आवाज हक बुलंद की थी और अपने गली मोहल्लों से उन नौजवान पढ़े लिखे तबकों को निकाल कर पाकिस्तान के ऐवान बाला और ऐवान जर्री में पहुंचाया था। लिहाजा पाकिस्तान के वो जागीरदार तबका, वो ब्यूरोक्रेसी और वो मौरूसी सियासत करने वाली सियासी जमातें जो अपने बाद अपने बेटे, अपने भाई, अपने बच्चों को मुसल्लत करते हैं इस पाकिस्तान पे, हमने उस निजाम को चैलेंज किया था। हमें इस बात का इदराक भी था और एहसास भी था कि जिस निजाम के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, जिस निजाम को हमने तोड़ने की कोशिश की है, उसके बदले में हमें जेलों के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, उसके बदले में हमें जानों की कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी, उसके बदले में और उसकी पादाश में हमारे नौजवान लापता किए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फिरौनी ताकतें एक तरफ, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज भी अपनी जगह मौजूद है और आपके सामने इस कोयटा शहर में आकर आपसे गुफ्तगू कर रही है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, कोटम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्तार। अब ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहूंगी जिनकी काविशें औरतों के हवाले से एक दर्दमंद दिल रखती हैं और उनकी काविशें कहती हैं कि अगर भरोसा है तुमको अपने बाजू पर तो मेरे सामने मायूसियों की बात न कर। हमारे सामने ठहरेगी क्या शब तारीख कि हम तो शम्स हैं, तारीखियों की बात न कर। दावा देना चाहूंगी मेंबर कौमी असेंबली, वो खुद ही आ गई है, और मेंबर राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान, रुकन कौमी असेंबली मोहतरमा किश्वर जहरा बाजी। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये तो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हुआ जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, लेकिन उसकी रहमतें बड़ी लामतनाही हैं, उनका कोई हिसाब नहीं। लेकिन शायद हम शुक्र से कुछ पीछे हटते जा रहे हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं उस अमल का जिक्र जरूर कर दूँ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन सुबह सवारे फजर की नमाज में एक शुक्र की तस्बीह पढ़ती हूँ और शुक्र का सजदा करती हूँ, क्योंकि मुझे चारों तरफ बहुत सारी कमियों के बावजूद उसकी रहमतें बहुत नजर आती हैं। उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि उसकी दी हुई रहमतों में सबसे अफजल तरीन रहमत मेरे मॉडल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल जब मैं कोयटा आई और सड़क के एक चौराहे पे बोर्ड लगा देखा मैंने, जो उनके चौराहा जिस चौक को उनके खत्म नबुव्वत के नाम से
تحریر کیا ہوا ہے. مجھے بے حد خوشی ہوئی کیوں دیکھیں ان رول ماڈلز کی ضرورت ہے کہ ہم صبح شام اس کو پڑھیں اور دیکھیں اور اس کی تقلید کرنے کی کوشش کریں. میرے رول ماڈل کس لیے ہیں وہ تھوڑی سی اس کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ حضرت جب پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا جب بچی پیدا ہونے کے بعد اس کا گلا دبا دیا جاتا تھا. میں شکر اس لیے ادا کرتی ہوں کہ آج میں اس لیے زندہ ہوں کہ میرے رسول نے اس ریت کو ختم کیا. میں اس لیے بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ رسول نے اپنے عمل سے ایسی چیزیں پیدا کی معاشرے میں کہ لوگ از خود بھی تقلید ان کی کرنے لگے. آپ نے بہت پڑھا ہوگا ایک خاتون جو کفار سے تعلق رکھتی تھی روز ان کانٹے بچھا دیتی تھی ان کے راستے میں. جب وہ انہیں کانٹے بچھے نظر نہیں آئے ایک دن تو وہ پھر اس کی خیریت پوچھنے گئے. یہ تھا عورت کا احترام, بزرگ کا احترام. انہوں نے شادی ایک بزنس وومن سے کی اور یہ ثابت کر دیا کہ عورت معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بزنس وومن تھی اور بڑے نیک مقصد کے لیے ان کی دولت کام آئی اور اسلام جو پھیلا رسول کی محنت اور ان کی دولت مل کے کیا. جب وحی آئی سب سے پہلے بتائیے کس کو اعتماد میں لیا انہوں نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس ہستی پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ کی روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ وہ ان کی زوجہ تھی. اگر وہ قید کر کے رکھ لیتے تو کیا وہ روایتیں ہم تک اور آپ تک پہنچتی, لیکن انہیں اجازت دی اس بات کی. یہودیوں سے جب تعلقات خراب ہوئے ویسے بھی رسول غزوات میں تو شریک ہوتے تھے. ایک جو ان کی ادا انتہائی اچھی کہ انہوں نے خود کبھی تلوار نہیں اٹھائی, وہ امن کا پیغام تھے. تو یہ تمام چیزیں ایک معاشرے میں اگر ان کے نقش قدم پر چلا جائے, جیسا کہ جناب سیدہ ان کی بیٹی تھیں, جب یہودیوں سے معاملات زیادہ خراب ہوئے تو انہوں نے امن معاہدے کا ان سے کہا اور یہ کہا کہ میں اپنے بچے لے کے آؤں گا, آپ اپنے بچے لائیے, میں اپنے گھر کی عورتیں لاؤں گا اور آپ آئیے. بیٹی سے زیادہ باپ کو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. وہ جناب سیدہ کو لے کر گئے وہاں پر اور اس امن معاہدے میں انہیں شریک کر کے انہوں نے میرے لیے سیاست کا پلیٹ فارم کھول دیا. تو میں اس لیے شکر گزار ہوتی ہوں کہ وہ چیزیں جنہیں آج بھی کم ذہن لوگ جہالت سمجھتے ہیں, ان کی اجازت تو میرے رسول دے کے گیا تھا. انہوں نے بزنس وومن سے شادی کر کے مجھے اجازت دی کاروبار کرنے کی. انہوں نے جناب سیدہ کو سیاسی معاہدے میں لے جا کے بتایا کہ یہ فلاحی معاہدہ تھا, وہ امن کا پیغام تھا, اس میں وہ اپنی بیٹی کو لے کر گئے تھے. تو آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی. پہلی بات تو میں نے بتائی کہ جب ختم نبوت چوک میں نے دیکھا کہ ان شخصیات کی بہت زیادہ ان کی تعلیم کے بارے میں بھی بتانا چاہیے, ان کے بارے میں لکھنا بھی چاہیے, لیکن آج کا دن اس لیے بھی بہت خوبصورت ہے کہ مجھے ڈائس کے اوپر اپنی ایک بہن نظر آئی. اور آج میں یہاں پہ شعبہ خواتین کوئٹہ میں کھولنے کے لیے اس کا اعلان بھی کر کے جاؤں گی. اور اپنے بھائیوں سے صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شکر خدا کیجیے کہ بلوچستان ایسا علاقہ ہے جس میں نہ کاروکاری کی سزا ہے, نہ ہندوستان کی طرح ستی کی سزا ہے, نہ کوئی اور سزا ہے, نہ غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا. ہاں اس ہندوستان میں اور ہمارے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں یہ چیزیں ہیں, لیکن صرف اور دوسرے آپ بلوچستان کا لباس دیکھیے. میں بھی اکثر پہنتی ہوں, اس لباس میں جتنا پردہ ہے شاید کسی اور آبائی میں بھی نہیں ہوگا جتنا اس پردہ ہے. تو آپ اپنی خاتون کو اس فلاحی کام کو ضرور کرنے دیجیے جو کہ معاشرے میں بہتری لے کے آئے. کیونکہ دیکھیے رسول نے جو راستہ دکھایا تھا وہ سیاست نہیں دکھائی تھی جو آج ایک دوسرے سے لڑ مر کے اور ہو رہی ہے. وہ سیاست امن کی سیاست تھی. اس کے لیے آپ کو ان خواتین کو, میری بہنوں کو اپنے ساتھ ضرور شامل کرنا ہوگا. اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ 52% یہ عورتیں ہیں. یہ ایک توانائی ہے, یہ ایک انرجی ہیں, ان کے 2 ہاتھ بھی ہیں, 2 پاؤں بھی ہیں, دماغ بھی ہے,
आंख भी है, ये आपके बच्चे की दरसगाह है, आपके बच्चे का स्कूल है, ये फलाही काम करेंगी। मैं सियासत को फलाही काम कहती हूँ। ये फलाही काम करेंगी तो आपके माशरे में बहुत बेहतरी आएगी। तो मैं बहुत खुशी के साथ इस बात का ऐलान करती हूँ, अपने भाइयों से दरख्वास्त करके जा रही हूँ कि मेरी इन बहनों को इन सफ़ों में शामिल कीजिए जिनमें कि मैं भी खड़ी हूँ। मुझे आज नहीं, मुझे 40 साल हो गए काम करते हुए और मैंने ज़्यादातर फलाही काम किए हैं। आप इन्हें शामिल कीजिए, आपके काम में भी बेहतरी आएगी और यहाँ आपके इलाकों में भी बेहतरी आएगी। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार भी होंगी अगर आपके रवैये पॉजिटिव रहे। और आज मुझे खाल ख़वातीन नज़र आ रही हैं, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगी और जब यहाँ का शोबे ख़वातीन चलाने वाली मेरी बहन तलत रहमान इंशाल्लाह इंचार्ज होंगी इसको और इस शोबे को बनाएंगी, तो फिर आपको खुद इन इलाकों में और सब जगह एक अच्छी फजा महसूस होगी। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। यही है इबादत, यही दीन हुई माँ कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहें। तो दावत दूं अपने ज़रिए ख्यालात के इज़हार के लिए कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी भाई, आपको बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान वालों ने जो एमपीओ को प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने आपकी मोहब्बत में खैर सगाली के तौर पर एक सॉन्ग तैयार किया है। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि मैं अभी पश्तून कबायली हमायदीन हाजी रहमतुल्लाह पहलवान और उसके कबायली मशरान मलक अहमद शाह खान और उसके साथ कबायली मशरान जो है वो है, और वो अपने बलूचिस्तान के कबायली पगड़ी को जो उनकी ख्वाहिश है वो हमारे कन्वीनियर को देना। सबकी भरपूर तालियों में रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के गयूर बलोचों, पख्तूनों, हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों, महाजरों, पंजाबियों, कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, मुख्तलिफ कबाइल के अमायदीन और सरदार, मौजूदीन शहर, अमायदीन कोयटा, अजीज तहरीकी साथियों, मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। कोयटा अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्गों और साथियों, हक की और हक की तहरीकों की पहचान ये होती है कि आप इनको यहां से दबाएंगे तो वो यहां से उभर आएंगे। जब साल 1.5 साल से 1990 से लेकर 18 जून 1992 तक इन 1.5-2 सालों में वो कराची
जहां हम सब रोजगार के लिए जाते हैं, वो कराची जो हमें अपनाता है, जहां हम कारोबार करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तजर्बा हासिल करते हैं, वो शहर जो टैक्स देता है, तो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मईशत के लिए, माशरत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मनसूबा बंदी पाकिस्तान का निज़ाम चलता है। जब वहां पर अमन था और वहां की खुशहाली जो पूरे पाकिस्तान की खुशहाली थी, तो हम पर शब खून मारा गया और कराची में इस तहरीक को जब दबाने की कोशिश की गई तो वो कभी खैबर पख्तूनख्वा से, कभी बलोचिस्तान से, कभी पंजाब के सराइकी बेल्ट से, कभी रावलपिंडी से, कभी मुल्तान से उभरती चली गई और फिर दुनिया के 5 बर्रे आज़मों में फैल गई। हमारा कसूर क्या है और हम आपके पास आए क्यों? हमें एक लिसानी जमात के तौर पर पाकिस्तान के निजाम ने, पाकिस्तान के हुक्मरान ने, पाकिस्तान की मुमलिकत ने, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के निजाम, इंतजामिया, मुकन्नना सब ने मिलकर हमारे खिलाफ एक सफ बंदी कर ली। मैं आपके सामने आज एमकेएम का मुकदमा भी और एमकेएम के जुर्म दोनों बताऊंगा। सवाल यह है, जब उस 1.5 साल, पौने 2 साल में कराची में एक पत्थर नहीं चला था, 10 मिनट के लिए कोई कर्फ्यू नहीं लगा था, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था, शहर जाग रहा था, तमाम उस शहर में रहने वाली इकाइयां, लिसानी इकाइयां, मजहबी इकाइयां, फ़िक़ही इकाइयां, मसलक की इकाइयां मिलकर मोहब्बत से, अमन से रह रही थी, बातें आगे बढ़ रही थी, ताउन आगे बढ़ रहा था, गरीब गरीब से मिल रहा था, मिडिल क्लास से मिल रहा था और पाकिस्तान में एक इनकलाब बन रहा था कि हमारे खिलाफ रात के अंधेरे में एक ऑपरेशन किया गया ताकि हमारी आवाज को दबाया जा सके। कौन जीता? जो आवाज दबा रहे थे, या वो जीती आवाज जो आज बलोचिस्तान में भी बड़े यकीन के साथ, बड़े एतमाद के साथ आज यहां पे भी एक के बाद एक हक का नारा, हक की बात, सच की बात यहां पर कर रहा है। हमारा जुर्म यह था, हाँ, हमने महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से ये तहरीक शुरू की थी। क्यों शुरू की थी? कोई दूसरा नाम क्यों नहीं ले लिया? पाकिस्तान कौमी मूवमेंट क्यों नहीं कह दिया? वतन कौमी मूवमेंट क्यों नहीं कह दिया? मुस्लिम कौमी मूवमेंट क्यों नहीं कह दिया? इसलिए कि हम मसलेहतन भी मुनाफिकत को पसंद नहीं करते। हम ये समझते थे कि वो लोग जो हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं वो भी पाकिस्तान, जो बलोचिस्तान में बलोची रह रहा है वो भी पाकिस्तान, जो बलोचिस्तान में पख्तून रह रहा है वो भी पाकिस्तान, जो पंजाब की खेतों में किसान हल चला रहा है वो भी पाकिस्तानी, जो सिंध के देहातों में मेहनत कर रहा है वो भी पाकिस्तानी है, जो सराइकी बेल्ट में अपनी मरते मरते जिंदगी कर रहा है और जीते जी मौत का जहर पी रहा है
وہ بھی پاکستانی ہیں. ہاں، جن کو متحد کرنے کے لیے پہلا قدم ہمارا تھا، ہم نے وہی نام رکھا تھا. اور اللہ کا شکر ہے، جب ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے اسی وقت ہمیں بلوچوں کے خط آنے لگے، ہمیں پختونوں کے پیغام آنے لگے، ہمیں سندھیوں نے ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا، پنجاب سے آوازیں لگنی شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی جماعت نہیں دیکھی. انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا ہم میں؟ انہوں نے عام پاکستانیوں نے، پاکستان کے غریب لوگوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ اور پاکستان کے قابض حکمرانوں نے ہم میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ ہم سے خوف زدہ تھے؟ اور غریب عام پاکستانی، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے پختون ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے کشمیری اور سرائکی ہو، اس نے کون سی ایسی بات دیکھ لی تھی کہ تعاون کی راہیں، دوستیاں، ساتھ چلنے کی باتیں شروع کی گئی، تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود. اور ہمارا جرم یہ ہے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب ہمیں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں مقبولیت ملی اور 88 کے انتخابات پہلی دفعہ MPM کو لڑنے کے موقع ملا، تو جو مہاجر تھے، اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی اور میواتی بولنے والے، وہ تو MQM میں آئے. اور MQM کی قیادت تھی، MQM کو بنانے والے تھے، MQM کے کارکنان تھے، وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے MQM بنائی تھی، جن عبائدین نے بنائی تھی، جن قائدین نے بنائی تھی. وہ درجنوں کے چند سو بھی نہیں تھے، وہ طالب علم جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی. تو 88 کے انتخابات میں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے صنعتکار اور تاجر MQM میں آ گئے. اس وقت MQM کے پاس نہ تجربہ تھا، نہ وسائل تھے. ہمارے پاس بڑے 30 40 سال سے سیاست کرنے والے تجربے کار سیاستدان بھی آ گئے. ہم نے سب کو MQM میں خوش آمدید کہا، ان کو شامل کیا. لیکن یہاں میں آپ کو MQM کا سب سے بڑا جرم بتانے جا رہا ہوں. ہم نے جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا، جب ایوان میں بھیجنے کا وقت آیا، جب ووٹ لینے کے لیے منتخب کیا، تو ہم نے غریب بستیوں سے غریب نوجوانوں کو، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اپر مڈل کلاس کی بستیوں سے اپر مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اور متوول علاقے سے انہی کی طرح کا متوول نوجوان ہم نے ایوانوں میں بھیجا ہے. کس وقت بھیجا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاست کی یہ مجبوری تھی؟ نہیں. پاکستان کی سیاست کی تاریخ اور تعریف، اس کی تہذیب یہ تھی کہ وہاں پر صرف بڑے خاندان کے لوگ جا سکتے تھے، بڑے جاگیردار جا سکتے تھے، بڑے سرمایہ دار جا سکتے تھے، بڑے سجادہ نشین مشہور لوگ، پیشہ ور سیاست کرنے والے، جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کا حکمران طبقے کا حقدار بنایا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس وقت بھی اور کئی آپریشن بھگتنے کے بعد، بڑے پروپیگنڈے کے بعد، بڑے خراب پرسپشن کے بعد، آج میں بلوچستان کے غیور لوگوں کے سامنے پھر وعدہ کرتے جا رہا ہوں، پیار بار بھیجیں گے، ہر بار بھیجیں گے ان پاکستانیوں کو ایوان میں جو عام پاکستانیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو مرتے مرتے زندگی کرتے ہیں، جیتے جی موت کا زہر پیتے ہیں، جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی ہے، جنہوں نے غربت کا ذائقہ چکھا ہے، جنہوں نے مجبوریوں کا تجربہ کیا ہے. ہم ان کو ایوانوں میں، کیونکہ یہ ایوان
पाकिस्तान के 98% पाकिस्तानियों के लिए कानून बनाने के लिए बनाया गया है, जागीरदारों और सरमायादारों के लिए नहीं बनाया गया। तो हम यहां पर वकुला से बात करते हुए, अमायदीन से, कबायली सरदारों से बात करते हुए, नौजवानों से बात करते हुए, सहाफियों से बात करते हुए हमने बार बार कहा, जो आपके सामने, हम यहां पर सिर्फ दावत शमूलियत देने नहीं आए कि आप आए और हमारी जमात का हिस्सा बन जाए। आप आए और हमें लीडर तस्लीम कर लें। जो असली क़यादत होती है वो कारकुन नहीं, क़यादत पैदा करती है, वो फॉलोअर पैदा नहीं करती, लीडर पैदा करती है। तो हम चाहते हैं कि इस कोयटा शहर से, मस्तूम से, सिद्दी से, नसीराबाद से, बलूचिस्तान के कोने कोने से, पहाड़ों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले नौजवानों को हिम्मत दें। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं 4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बना हूं और मैंने 10 रुपए, अल्लाह गवाह है, मैंने अपने इलेक्शन में 10 रुपए भी खर्च नहीं किए। जो मुझे वोट देते हैं वही मेरी कैंपेन चलाते हैं, जो वोट देते हैं वही मेरे बैनर लगाते हैं, जो वोट देते हैं वही पोस्टर लगाते हैं, और जो यहां बैठे होते हैं वो आके यहां बैठ जाते हैं, और उससे बड़ी बात है तो यहां बैठते हैं वो दूसरे दिन जाके वहां बैठ जाते हैं। हमारे यहां 2 तबके नहीं है कि एक स्टेज बनाएगा और दूसरा स्टेज पे चलेगा। हमारे यहाँ 2 तबके नहीं है कि एक इलेक्शन लड़वाएगा और दूसरा इलेक्शन लड़ेगा। एक बार हम इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरी जगह हमारे पास दूसरा लड़ता है, तीसरी बार तीसरे नौजवान को, वही नौजवान जिसने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा होता है, अपने से बेहतर नौजवान को लाकर खड़ा कर देता है। ये मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये मुझसे ज्यादा ईमानदार है, ये मुझसे ज्यादा बासलाहियत है। जब आप अपने लिए सियासत नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, मकसद के लिए करते हैं, नजरिए के लिए करते हैं, वतन के लिए करते हैं, यही सियासत तो ऐन इबादत है। यही तो ये वो सियासत है जिसका तस्करा किशोर बाजी अभी कर रही थी। आइए इस सियासत की इबादत में हमारे साथ शरीक हो जाए, वरना हम आपके साथ शरीक होते हैं। हम आपको सिर्फ शमूलियत की दावत देने नहीं, हम आपको शराकत की दावत देने की आए। और जहां तक ताल्लुक है कि हाँ, सूरे हिजरात में जैसे आया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो जाए। शनाख्त हुकूक का तायुन करती है, लेकिन इस पाकिस्तान में, इस जागीरदाराना जमहूरियत में, इस जबर की हुकूमतों में, पाकिस्तान में दरअसल 2 कौमियतें हैं। कितनी कौमियतें हैं? 2 कौमियतें, एक हाकिम, दूसरा महकूम, एक आका और दूसरा गुलाम। पाकिस्तान में कौमियतों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, गरीबों का एक दूसरे से कोई टकराव नहीं है, गरीबों का एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान में कौमियतें, लिसानी इकाइयां लड़ती नहीं है, उनको लड़वाया जाता है। पाकिस्तान में 2 ही कौमियतें हैं, एक हाकिम और दूसरी महकूम, एक आका और दूसरा गुलाम। इसी तरह पाकिस्तान में हर तरह के मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान में बसते हैं, उनके उतने ही हुकूक हैं जितने हमारे।
اور اسی طرح اپنے اپنے طرز کی اپنے اپنے طریقے کی ہر مسلمان اپنے طریقے کی نماز اور عبادت کے لیے آزاد ہے، اور ان کے درمیان فقہوں کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ مولوی جو کہ ایجنٹ ہے جاگیرداروں کا، یہ لڑواتا ہے۔ پاکستان میں دو ہی فرقے ہیں، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ اور عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس سلوک سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی بریلوی یا دیوبندی کا کوئی جھگڑا نہ وہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے، ان کو لڑواتا ہے تاکہ اپنا کاروبار مولوی کا چمک سکے، جس نے دین کو بیچنے کے لیے جمعہ بازار میں رکھ دیا ہے۔ صرف دو مسلک ہے پاکستان میں، ایک ظالم سلوک کرنے والا اور ایک مظلوم جو ظلم برداشت کرتا ہے، یہ دو ہی مسلک ہے۔ اور پاکستان میں طبقے بھی دو ہی ہیں، ایک طاقتور ایک کمزور طبقہ ہے۔ یہ لڑنا ہے تو بلوچ پختون سے، پختون مہاجر سے، مہاجر سندھی سے، سندھی پنجابی سے نہ لائے، سب بندی کر لو۔ ہم محکوم حکام سے، جو پیدائشی اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، ان سے ٹکرائیں گے۔ جو ہمارے ان آقاؤں نے جنہوں نے کئی سو سال تک ہم پر حکومت کی تھی، وہ گورے آقا جو کالے آقا ہم پہ مسلط کر کے گئے ہیں، آئیے ان کے خلاف صف بندی کریں، ایک دوسرے کے خلاف غریب صف بندی نہ کرے۔ یہی میسج ہے بلوچستان میں آج ہمارا۔ قانون بھی تو دراصل دو ہی ہے نا، ایک مراعات یافتہ طبقے کے لیے، ایک غیر مراعات یافتہ طبقے کے لیے، ایک حفظ کے لیے ہے، ایک نظام حفظ کے لیے ہے، دوسرا ہیو ناٹ کے لیے ہے۔ تو ہم اپنی شناخت کے ساتھ اور اپنی شناخت کے ساتھ ہمارا دشمن، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو نہیں سکتے۔ آئیے آج کے دن کو اپنے دشمن کو پہچاننے کے نام کیجیے، آئیے ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایوانوں میں ایک دوسرے کو جانے کا راستہ دیں۔ پاکستان میں کون سے طرز حکومت ہے؟ وہی رہی ہے نا، فیوڈل لا یا مارشل لا۔ کیا کوئی ایسی جمہوریت آئی ہے، کوئی ایسا ایوان آپ نے دیکھا ہے جہاں پر کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو، جہاں کلر کی نمائندگی کلر کر رہا ہو، جہاں مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو، جہاں محنت کش کی نمائندگی محنت کش کر رہا ہو؟ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج بھی اس جاگیردارانہ جمہوریت والے ایوان میں ایک کونا ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، جہاں ہم بار بار غریب نوجوانوں کو، متوسط طبقے کے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو، غیرت مند نوجوانوں کو، انصاف پسند نوجوانوں کو، ایماندار نوجوانوں کو بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، چاہے جب کتنے ہی آپریشن کر لے، کتنے ہی یہ سب جتنے بیٹھے ہیں، یہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ جیلوں میں گزار کے آئے ہیں، جلا وطنیوں میں گزار کے آئے ہیں، تشدد گاہوں میں گزار کے آئے ہیں۔ کتنے ایسے بیٹھے ہیں جن کا کسی نہ کسی شہید گھرانے سے تعلق ہے۔ یہ تیار ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ یہاں آنے کو تیار ہو
आरिज़े बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हो जो तेरे सहराओं को गुलजार करे, कितने पैमानों के पुरजे हुए तेरे ऐवानों में, और कितने ख्वाब थे जो तेरी शाहराहों पे शमशार हुए। हम तो मजबूर वफा हैं, मगर रह जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह पूरी आलम इस्लाम में खास कर पाकिस्तान में जितने लोग बम धमाकों, टारगेट किलिंग या बेगुनाह शहीद हुए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा और उनके लवाहिक़ वाक़यात से हमें बचाए। या अल्लाह इस मुल्क व इस्लाम दुश्मन अनासिर का खात्मा फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान व MQM पाकिस्तान समेत पूरे आवाम की हिफाजत फरमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब की इस दुआ को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। इख्तिताम से पहले मैं अपनी बहन का तारुफ करवाती हूँ जो शोबे ख़वातीन खोला गया उसकी इंचार्ज हैं, और अपने भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने घर की ख़वातीन का इनसे रब्ता करवाएं। ये है हमारी तलत रहमान, ये यहाँ की शोबे ख़वातीन की कोयटा की इंचार्ज हैं ये। थैंक यू सो मच।